एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिटिल एंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, मैंने इसका एक पार्ट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। 2 पार्ट आर शेयर्ड ओमेगा के शेयर कर दिए हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और मैंने 2 पार्ट आज इसलिए शेयर किए हैं क्योंकि कल मैं शेयर नहीं कर पाई थी, तो इसके चलते मैंने आज आप लोगों के साथ वो पार्ट जो हैं वो शेयर कर दिए हैं। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जो हमारा लवांगची होता है ना, इससे पहले वाला ज़रूर पार्ट सुन लीजिएगा 19, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा। लवांगची जो था वो अब सब चीज़ों को भूल गया था, विंग से जुड़ी हर याद को वो भूल गया था। यहाँ पर वो बेचारा पूरे 24 घंटे तक बेहोश रहता है। यहाँ पर विंग को तो होश आ गया था, वो नॉर्मल खा पी भी रहा था। फिर वो बोलता है कि क्या उस लड़के ने जो कि अभी यहाँ आया था वो कौन है, उसने क्या मेरे सेक्ट में मेरी इंफॉर्मेशन भेज दी, क्या मुझे देखने अंकल या बाकी जंगचा और बाकी सब आएंगे। तो यहाँ पर एक हीलर कहता है वो हमारे छोटे प्रिंस हैं, कुछ नहीं, आपको उनकी बातों का माइंड नहीं करना चाहिए, वो ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पर उससे मिलने के लिए शिचन और जो हमारे अंकल चरण होते हैं वो जाते हैं। शिचन का तो खून उबल रहा था कि कैसे उसने वांगजी की वर्जिनिटी लूज़ करवा दी, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को कंपोज करे हुए कहते हैं, ओह तो आप सेनापति हैं, मैंने सुना है आपके बारे में बहुत कुछ। यहाँ पर विंग कहता है वो कल एक लड़का आया था, क्या उसने मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, मेरे अंकल को इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ पर वो विवोशन को देखने लगते हैं और कहते हैं, ओह आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो मेरा छोटा भाई है, वो ऐसे ही प्रैंक करता रहता है, मुझे नहीं लगता वो आपको जानता होगा। बस इससे ऊपर कि आपका नाम क्या है वो भी उसने कहीं से सुन लिया होगा, तो लगता है आप पे प्रैंक करने आ गया। वैसे जो मेरा छोटा भाई है उसे भूलने की बीमारी है, मुझे नहीं लगता उसे कुछ याद भी रहेगा, वो आज भी चीज़ों को भूल जाएगा। तो आई होप आप उससे उम्मीद ना रखें। और रही बात आपके अंकल को इन्फॉर्म करने की, तो मेरे अंकल आपके अंकल को खत लिख देंगे जल्द से जल्द। जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं आपको यूनमग वापस भेज दिया जाएगा, आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरा छोटा भाई थोड़ा सा नीव है, थोड़ा सा बुद्धू है, तो उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। आई होप आप लोग चीज़ों को समझेंगे। आप जितना हो सके जल्द से जल्द रिकवर करें, फिर आपको यूनवर्क भेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है। ऐसी कंडीशन में आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ विंग मन में सोचता है कि अचानक से ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं। उस लड़के को भूलने की बीमारी थी, तो वो उसके अंकल और विंग के बारे में कैसे जानता था। यहाँ पर विंग कुछ नहीं कहता और वो कर उन्हें विदा कह देता है। वो कहता है मैं वैसे यहाँ कहाँ हूँ, तो वो कहते हैं कहीं नहीं, आप डीमन सेक्ट के अंदर आए हुए हैं। डीमन सेक्ट का नाम सुनते ही विंग के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है मैं यहाँ कैसे आया। वो कहते हैं कुछ नहीं, आपको इंजरी हुई थी तो इसलिए आपको यहाँ लाया गया, अब आप ठीक हैं, थोड़े टाइम बाद आप यूनिवर्क वापस जा सकते हैं। यह वांगची 24 घंटे बाद उठता है। वांगची जब उठता है तो वो सब कुछ विंग से रिलेटेड भूल गया था। वो यहाँ अपने रूम को देखता है, वो देखता है ये रूम जिससे उसे पुराना लग रहा हो, जैसे ना जाने कितना टाइम बीत गया हो। वो अपने कमरे को अच्छे से जांचने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। ये रूम और ये जगह काफ़ी बदल गई है। मिरर में जब वो खुद को देखता है तो वो देखता है कि वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ पर वांगजी मन में सोचने लगता है आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो जब वो बहुत छोटा था, टीनेज था, तब वो सोया था और आज इतना बड़ा होकर उठा है। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो मिसिंग है। वो मन में सोचता है मैं ब्रदर और से जाके पूछता हूँ। यहाँ पर वांगजी अपने रूम से उठता है, बाहर आता है, वो देखता है लैंड डिसाइपल वहाँ पर हैं। ये शक्लें बहुत अजीब सी लग रही थी, इन लोगों को इसने कभी पहले देखा भी नहीं था। यहाँ पर वो आता है और उसके बाद हांशी की तरफ जाने लगता है। बहुत से लोगों ने वांगजी को भी नहीं देखा था, तो वो रुक के पूछते हैं आप कौन। तो वांगजी कहता है तुम लोग बताओ तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वो लोग पूछते हैं हमने भी आपको नहीं देखा। वांगजी यहाँ पर अपना जेड टोकन निकालता है और कहता है मैं यहाँ का छोटा प्रिंस हूँ, आप लोग कौन हैं, सच बताओ। तो वो कहते हैं हम यहाँ पर पिछले कई सालों से यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। वांगजी कहता है पर मैंने आप लोगों को नहीं देखा। फिर वांगजी के सिर में दर्द होने लगता है। वो मन में सोचता है उसे पिछले कुछ सालों की चीज़ें याद क्यों नहीं आ रही। उसे बचपन से लेकर अपने टीनेज आने तक की चीज़ें तो याद हैं, बट बाकी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो पिछली सारी चीज़ों को भूल रहा है। उसे तो कल भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर वो अपने ब्रदर और अंकल के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। यहाँ पर अंकल चरण और उसके ब्रदर
शिजन एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। वांग जी घुटनों पे जाकर मिलता है और कहता है, अंकल कैसे हैं? पता नहीं आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपसे काफ़ी सालों बाद मिला हूँ। अंकल पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ कल का कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सालों पहले का मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद है, बट कल की याद मुझे धुंधली क्यों हो रही है। यहाँ पर खांसते हुए चिरन ब्रदर उठते हैं और कहते हैं, वांग जी एक्चुअली ना तुम रिसेंटली गिर गए थे, इसकी वजह से तुम्हें काफ़ी चोट आई थी। तुम ऊपर पहाड़ी पे गए थे, वहाँ पर एक बहुत बड़े पेड़ पे लटके हुए थे, वहाँ से तुम गिर गए। बस अचानक से शरारती तो तुम हो ही, शरारत करते करते जब तुम गिरे तो काफ़ी तुम्हारे सिर में चोट आई थी, जिसकी वजह से तुम अक्सर चीज़ें भूल जाते हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, तुम काफ़ी बार चीज़ें रख कर भूल जाते हो, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वांग जी तुम अपनी याददाश्त पे ज़्यादा जोर मत दो, कोई बात नहीं। अगर तुम भूल भी रहे हो तो तुम हमारे लिए हमेशा से प्रीशियस रहे हो, प्रीशियस रहे हो और हमेशा रहोगे। वांग जी कहता है, पर ब्रदर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे एक चुटकी में सारी चीज़ें बदल गई हों, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर वो बड़े मुस्कुरा कर कहते हैं, वांग जी तुम शैतान हो, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी शैतानी हरकत की वजह से तुम यूं ही गिरते फिरते रहते थे पूरी क्लाउड रिसोर्स के अंदर, जिसकी वजह से तुम सारी चीज़ें भूल गए हो। अब तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक डिसाइपल आता है और कहता है कि वो जो इंसान यहाँ पर उसे लेके आए थे वो काफ़ी ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हुआ था। उसके घर वालों को वो बार बार पूछ रहा है कि खत लिखा गया या नहीं। यहाँ पर अंकल चेरन और शिजन की आंखें टाइट हो जाती हैं। वांग जी कहता है, कौन इंसान, कौन आया है हमारे यहाँ पर डीमन सेक्ट के अंदर? वैन सेक्ट से तो नहीं है? तो वो कहते हैं, नहीं, यहाँ पर यूनिवर्स सेक्ट के सेनापति आए हुए हैं। वांग जी क्यूरियोसिटी के साथ कहता है, कौन से सेनापति? ब्रदर यहाँ पर कोई आया हुआ है, वो भी इंजर्ड इंसान। डीमन रेल्म में वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसने किसी पे हमला किया? क्या आप लोगों ने उसे घायल किया? यहाँ पर वो कहते हैं, नहीं वांग जी, इस मैटर में तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो घायल था, हमने उसका इलाज कर दिया है, जल्दी उसे वापस भेज दिया जाएगा। तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने तुम्हें बताया है ना, जो इंसान होते हैं कल्टिवेटर, वो डीमंस के साथ क्या करते हैं। तो याद रखना, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं, इसलिए उसके सामने मत आना। वांग जी मुस्कुराकर कहता है, जैसा ब्रदर कहें, मैं सामने नहीं आऊँगा। मुझे वैसे भी वो इंसान और कल्टिवेटर की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं। ब्रदर मुझे ना कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। ब्रदर कुछ खाने के लिए लेके आओ ना, लाल लाल हरे हरे एप्पल, मुझे एप्पल खाने का बहुत मन कर रहा है। वांग जी को क्यूटली देखकर शिजन और चेरन की सांसों में सांस आती है और वो कहते हैं, बिल्कुल, अगर तुम्हें एप्पल खाने का मन है तो तुम्हारे लिए ताज़ा सीधा पेड़ से तुड़वा कर एप्पल मंगवा दिया जाएगा। तुम्हारा जितना जी हो तुम खा लो। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, तुम माउंटेन्स की बैक साइड नहीं गए, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर तुम्हें काफ़ी आराम मिला करता था ना, जाकर वहाँ बैठो। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और मैं खुद ही फल तोड़ के खा लूँगा, आपको मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। वांग जी ऐसे कहता है और वो यहाँ पर आसपास दौड़ने लगता है। वो सारी जगह भाग रहा था, मस्ती कर रहा था और यहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल उसे डांटते भी हैं, लेकिन तभी शिजन कह देते हैं, वो घूसे के प्रिंस हैं, अगर वो यहाँ पर कोई मस्ती करते हैं या कुछ भी करना चाहें तो उन्हें करने दी जाए, उन पर कोई भी किसी भी तरह की सख्ती ना की जाए। अभी वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ। वो बहुत सारे लैंड डिसाइपल को इकट्ठा करते हैं जिनकी ड्यूटी लगा करती थी और उन सबको वांग जी के बारे में बता देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वांग जी के साथ कोई भी सख्ती से बिहेव नहीं करेगा। वांग जी के दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं जाना चाहिए, वरना उन लोगों को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है अगर वांग जी की तबीयत को ख़राब किया गया तो, क्योंकि वो गुसु का और कोई नहीं बल्कि छोटा लैंड प्रिंस है। यहाँ पर सारे बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। वेवोशन भी यहाँ पर बहुत बोर होता है। वो सोच रहा था कि उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे तलवार उसके आसपास गई थी, वो बार बार पूछता है, मुझे ये चोट कैसे लगी? मुझे कुछ भी याद नहीं, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? तो यहाँ पर जो लैंड डिसाइपल था वो कहता है, हमें भी नहीं पता, बस आपको चोट आई थी, आप यहाँ पर आपको चोट लगी हुई थी, बस आपका इलाज करना ही हमारा कर्तव्य था। आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हम नहीं जानते। यहाँ पर कोई भी विंग के सवालों के जवाब नहीं देता। विंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो बार बार पूछता है कि क्या आपने यूनिवर्क में इन्फॉर्म कर दिया? यहाँ पर यूनिवर्क में इन्फॉर्म कर दिया गया था, क्योंकि
विंग और वांगची को छोड़कर सबकी यादें ताज़ा थी। सबको पता है कि यहाँ पर विंग वांगची के साथ आया हुआ है। जो भी यहाँ पर मैस क्रिएट हुआ है, वेन रोहान ने भी वहाँ पर युनमक को वार्निंग दे दी थी। वार्निंग देने के साथ ही यहाँ पर अपोलॉजी लेटर जो है वो युनमक से एक आ गया था कि उन्हें नहीं पता वेवुशियन को पागल बनाया गया, और लवांगची जो था उन्हें नहीं पता था कि एक डीमन है। यहाँ पर उन लोगों ने सारी चीज़ें लवांगची पर डाल दी थी कि हमें नहीं पता था कि वो डीमन है। वो यहाँ कैसे आया, उसने विंग को कैसे अपनी चुंगल में डाला, वो एक डीमन है, हो सकता है उसने ब्लैक मैजिक हमारे वांगची ने विंग पे किया हो। इस तरह की उन्होंने एक स्टोरी कुकअप की, और उसके बाद यहाँ पर वांगची के नाम पर काफ़ी बिल फोड़ दिया गया। और उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लैंसेट को भी बता दी थी, क्योंकि बहुत सारा मैसअप ऑलरेडी लवांगची और वेवुशियन ने वेन सेक्ट में कर दिया था, जिसके बाद दोनों ही सेक्ट डरे हुए थे। दोनों ही सेक्ट को पता था कि हमला हो सकता है। यहाँ पर जो हमारा जंचा था वो भी मन में सोचता है कि जो भी खिचड़ी पक रही है वो ठीक तो नहीं है, पर अपने सेक्ट को बचाने के लिए वो भी झूठ बोलने के लिए तैयार था। वेनचाओ की गर्दन पर वेवुशियन ने अपनी तलवार को रखा था। इतनी इजीली वेन सेक्ट उन्हें छोड़ नहीं सकता था। ये बात वो लोग जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि वांगची के साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा। उन्हें बहुत सारी चीज़ें अभी याद भी नहीं थी, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वेवुशियन अपनी मेमोरी को भूल गया है। यहाँ पर ज़रा सा हिंट दिया गया था कि वेवुशियन की इंजरी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसे हुई थी, जिसकी वजह से लैन शिचन लिखते हैं कि वेवुशियन की कुछ टाइम के लिए याददाश्त चली गई है, और उसकी दिमाग पर ज़्यादा जोर भी नहीं डलवाया जाए, वरना उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए युनमक में पहले ही सबको सतर्क कर दिया गया था कि वेवुशियन की काफ़ी टाइम की मेमोरी चली गई है, जिसकी वजह से उस पर किसी भी तरीके का दबाव, यहाँ तक कि उसकी जनरल पोजीशन पे भी उसे ज़बरदस्ती काम करने के लिए ना भेजा जाए, वरना वेवुशियन की तबीयत ख़राब हो सकती है। ये सारी चीज़ें बताकर लैंसेट ने थोड़ा सा गुमराह कर दिया था हमारे युनमक के जियांग सेक्ट को। वो लोग नहीं चाहते थे कि वांगची जो है वो घुले मिले विंग से बातें करे, विंग और उसके बीच में गहरी दोस्ती हो। यहाँ पर वांगची बैक माउंटेन में जाता है, आराम से एक पेड़ पे जाता है, सेब खाता है, एक बड़े से पेड़ पे जाके बैठ जाता है, और वहाँ पर बैठे हुए वो एक गीत को गुनगुनाने लगता है। वांगची अपनी माँ के गाए हुए गीत को गुनगुना रहा था। वांगची इतनी प्यारी मीठी आवाज़ में गाना गा रहा था कि यहाँ पर सबका दिल वांगची की ही आवाज़ को सुन रहा था। वांगची की आवाज़ दूर से उसके गाने की आवाज़ें आ रही थी। जब वेवुशियन यहाँ पर बैठा होता है तो वेवुशियन डॉक्टर से कहता है कि इतनी मीठी सी आवाज़ किसकी है। डॉक्टर उससे कहता है ये हमारे छोटे प्रिंस लोवांगची की आवाज़ है। विंग कहता है क्या ये वही है जो कल यहाँ आया था। डॉक्टर कहते हैं हाँ ये वही है, वही अक्सर अपनी माँ का गाया हुआ गाना गाते हैं। उनकी मदर ये गाना गाया करती थी। कितनी अच्छी आवाज़ है, कितने सालों बाद उनका ये गाना सुनने को मिल रहा है। विंग कहता है सालों बाद क्यों। तो ये चुप हो जाता है और कहता है वो ऐसे ही, मतलब काफ़ी टाइम से उन्होंने गाना नहीं गाया, और गाया भी हो तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं यहाँ पर ज़्यादातर रहता नहीं हूँ इसलिए। विंग कहता है ओह तो आप भी क्या बाहर जाते रहते हैं, यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो वो डीमन था, वो जवाब नहीं देता और बाल को घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं बाहर जाता रहता हूँ। वैसे यंग मास्टर कितना सुरीला गाते हैं, सच में काफ़ी टाइम बाद यंग मास्टर को इतना कूल तरीके से देखा है। वो मन में सोचता है जब कल यंग मास्टर आए थे और जिस तरह से वो रो रहे थे, बुखलाए हुए थे, उसे देखकर तो मैं भी डर गया था। यहाँ पर वो मन में सोचने लगता है कि किस तरह से उसी के सामने यहाँ पर शिचन ने वांगची को बेहोश किया था। यहाँ पर सारे लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए थे कि वांगची की मेमोरी को इरेज किया गया है और उसे ऐसी कोई भी चीज़ याद नहीं दिलानी जिसके इल इफ़ेक्ट उसकी मेमोरी पे पड़े और आगे चल के उसे प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े। यहाँ पर वांगची बड़े ही प्यार से गाना गाता है और उसके बाद मटकता हुआ वापस से जिंगशी की तरफ निकलने लगता है। वो यहाँ पर एप्पल खा रहा था जिसकी ताज़े एप्पलों को वो तोड़कर अपनी जो है पास में ही पड़ी एक गटरी में डालकर ले जाता है। वो यहाँ पर कूदता फांदा चाह रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर एक कंपाउंडर बोलता है यंग मास्टर आप कैसे हैं। यहाँ पर वो कंपाउंडर को स्माइल करता है और कहता है काफ़ी ठीक हूँ, तुम कौन। वो छोटा सा कंपाउंडर कहता है आप मुझे भूल गए, जब आप काफ़ी छोटे थे तब हम लोग मिले थे, आप शायद मुझे भूल गए हों। मुझे आज भी याद है
आपने ही अपने अंकल से रिक्वेस्ट करके मुझे यहाँ पर जॉब दिलवाई थी। वांग जी जो कि चीज़ों को भूल गया था वो मुस्कुराता है और कहता है अच्छा। फिर वो दिमाग पे जोर डालने लगता है। फिर बहुत जोर डालने के बाद उसे इसका चेहरा याद आता है। वांग जी कहता है ओह तो ये तुम हो, मुझे मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मुझे माफ़ करना ब्रदर, कहीं मैंने तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं कह दिया। वैसे तुम काफ़ी बड़े हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्म से मैंने तुम्हें देखा ही ना हो। यहाँ पर वह इंसान कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, वैसे आप भी काफ़ी कूल लग रहे हैं, आज आप मुस्कुरा रहे थे। या वांग जी उसे अपना खाया हुआ जो सेब था उसके साथ में पड़े हुए बाकी के सेब ऑफ़र करता है, तो वो इंसान हरा एप्पल ले लेता है। ग्रीन एप्पल काफ़ी मीठे खट्टे और काफ़ी टेस्टी से थे। वांग जी कहता है तुम्हें ये वाले एप्पल याद है? वो इंसान कहता है गुसू में ये सबसे टेस्टी एप्पल होते हैं, मुझे ये एप्पल खाने बहुत पसंद है, लाल वाले से ज़्यादा मुझे हरे एप्पल अच्छे लगते हैं। वांग जी कहता है तो एंजॉय करना। जब वो इंसान अंदर आता है, कंपाउंडर एप्पल खाते खाते विंग को यहाँ पर ट्रीट करने आता है, तो विंग कहता है क्या खा रहे हो? वो देखता है कि वो ग्रीन एप्पल खा रहा है, तो विंग कहता है क्या मुझे भी ये एप्पल खाने के लिए मिलेगा? वो कंपाउंडर कहता है ये तो मैंने झूठा कर दिया, आपके लिए मैं एक सेकेंड, मैं छोटे प्रिंस से कहता हूँ, वो आसपास ही होंगे, वो टहलते रहते हैं। यहाँ पर वो वांग जी से कहता है बाहर निकलकर, छोटे प्रिंस क्या आपका एक एप्पल मुझे मिल सकता है? हमारा एक पेशेंट है, वो एप्पल खाने के लिए ज़िद कर रहा है, वो पहाड़ों से नहीं है, बाहर से आया है, कल्टीवेशन वर्ल्ड से, क्या उसे ये एप्पल दे सकता हूँ? वांग जी चुपचाप अपने एप्पल्स को अपने सीने से लगाता है और कहता है नहीं, कल्टीवेटर बुरे होते हैं, मैं उन्हें अपना एप्पल बिल्कुल नहीं दूंगा। तो वो कहता है वो इंसान बुरा नहीं है वांग जी से, प्लीज़ आप उनके लिए एक एप्पल दे दीजिए, उन्होंने कभी ऐसे एप्पल नहीं खाए हैं। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, कल्टीवेटर बुरे होते हैं। यहाँ पर विभूषण उसकी बातें सुन रहा था, अंदर से जवाब देता है कल्टीवेटर क्या कहा, बुरे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मैं एक डीमन सेक्ट में हूँ, डीमन ज़्यादा बुरे होते हैं। वांग जी यहाँ पर बाहर से जब ये चीज़ सुनता है कि डीमन बुरे होते हैं, वांग जी का तो खून खोल जाता है, वो बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार होता है और वो कहता है किसने कहा डीमन बुरे होते हैं? रुको मैं अभी उसे बताता हूँ। वांग जी बिल्कुल लड़ने के लिए अंदर घुस जाता है और वो विंग को देखता है जिसे काफ़ी पट्टियाँ पुट्टियाँ बंधी हुई थी। वांग जी उसे देखकर पहले तो हैरान होता है, थोड़ा सा तरस भी आता है, फिर उसे याद आता है इस इंसान ने डीमंस की बुराई की है। तो वांग जी यहाँ पर उस इंसान को देखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम डीमंस को बुरा कहने की? मैं तुम्हें बंदर बना दूंगा, मेरे पास कितनी सारी शक्ति है तुम्हें भी नहीं पता। यहाँ पर विभूषण कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक डीमन हो, तुम कैसे ये चीज़ें भूल सकते हो? तुम हम कल्टीवेटर्स को बुरा कह रहे हो जबकि तुम डीमंस काफ़ी बुरे होते हो। यहाँ पर वांग जी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत? वांग जी बिल्कुल आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें अपने एप्पल बिल्कुल नहीं दूंगा। विंग कहता है मुझे नहीं खाने तुम्हारे एप्पल, जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है जा रहा हूँ, लेकिन वांग जी जो है वो अचानक से विंग के बिल्कुल पास आता है और कहता है डीमंस को बुरा कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग वांग जी की आंखों में देखता है, उसकी आंखें थोड़ी रेडिश लग रही थी, पफी सूजी हुई लग रही थी। वो वांग जी से कहता है तुम्हारी आंखें इतनी सूजी क्यों हुई हैं? ऑब्वियसली बात है एक दिन पहले वांग जी रो रहा था और अब वांग जी सब चीज़ें भूल गया है, तो उसे पता नहीं कि उसकी आंखें सूजी क्यों हैं। वांग जी यहाँ पर कहता है मेरी आंखें सूजी हैं, वो परेशान हो जाता है। वांग जी आसपास कंपाउंडर से पूछता है कि मेरी आंखें सूजी हैं? तो कंपाउंडर कहता है थोड़ी सी लाल और सूजी हुई लग रही हैं। वांग जी कहता है पर मेरी आंखें क्यों सूज गई? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो रोया भी नहीं। वांग जी यहाँ पर कहता है इस इंसान ने देखो मेरे पे जादू कर दिया, मेरी आंखें सुझा दी हैं, मैं अब ब्यूटीफुल नहीं लगूंगा तो मुझसे कौन शादी करेगा? मुस्कुराकर वो कंपाउंडर कहता है तांग सो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके होने वाले आपके अल्फ़ा हैं, आपको उन्हीं के साथ रहना चाहिए। वांग जी कहता है तांग सो तो वो है ना, तांग डीमन प्योर ब्लड लाइन का जो बच्चा है, वो बहुत छोटा था, तो वो कहते हैं अब तो वो बहुत बड़े हो गए हैं और आपके अल्फ़ा भी हैं, मेटेड अल्फ़ा। वांग जी कहता है मेटेड अल्फ़ा? तो वो कंपाउंडर जो था वो वांग जी के जो नेक पे निशान था उसे दिखाते हुए कहता है वो आपके मेटेड अल्फ़ा हैं, आपको उनके साथ जाना होगा। और वैसे भी आप तो यहाँ कुछ टाइम के लिए आए हो ना, आपको अपने अल्फ़ा के पास
एक ना एक दिन तो जाना ही है। मैंने सुना है तांगजो बहुत जल्दी आपको लेने आ रहे हैं। यहाँ पर लवांगची कहता है तांगजो आ रहा है, वो तो कितना इरिटेटिंग है, कितना ज़्यादा बोरिंग है, और वो तो एम्परर है ना डीमन वर्ल्ड का, वो मुझे कैसे लेने आ सकता है, मुझे नहीं जाना उसके पास। वो लोग तो बहुत अजीब तरीके से रहते हैं, उसकी मम्मी बहुत डिफ़िकल्ट सी हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। तांग आंटी, मिस तांग तो बहुत अजीब है, मुझे नहीं जाना। और मैंने उससे शादी भी कर ली, मेरा मेटेड अल्फ़ा है, मुझे तो ये बात पता भी नहीं चली थी। यहाँ पर वांगजी बहुत कंफ्यूज लगता है। विंग मन में सोचता है ये कितना डम ओमेगा है जिसने शादी कर ली, उसे कुछ भी याद नहीं। फिर उसे याद आता है कि शिचन ने कहा था कि उसके ब्रदर को भूलने की बीमारी है। फिर उसे थोड़ा अफसोस होता है, इसका जो भी अल्फ़ा है बेचारा, उसे कैसे लगता होगा ना, उसका ओमेगा बार बार उसे भूल जाता है, बेचारा अफसोस मनाने लगता है ये तांगजो की किस्मत पे। देखते हैं गाइस तांगजो वांगची को लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, और वांगची और विंग के बीच में जब तक विंग यहाँ पर है किस तरह से लड़ाइयाँ होंगी, और जब विंग वापस जाएगा और बाकी के लोग उससे वांगची के बारे में पूछेंगे तो विंग का क्या रिएक्शन होगा, क्या इन दोनों के बारे में कुछ याद रहेगा आगे चल के या नहीं, देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा।